एजुकेशन स्कॉलर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प काम करने वाले हैं। अच्छा, क्या करने वाले हैं? हम मिलकर बिल्कुल शुरुआत से एक कह सकते हैं एक आदर्श क्लासरूम को डिजाइन करेंगे। एक क्लासरूम डिजाइन करेंगे, मतलब दीवारों का रंग और फर्नीचर कैसा हो, इस पर बात करेंगे। हाँ, वहां से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। हम सिर्फ एक कमरा नहीं, एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां हर बच्चा सीखना चाहे, जहां गलतियां करने की आजादी हो और जहां अनुशासन सजा से नहीं, समझ से आए। बिल्कुल। डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा के लिए ये टॉपिक यानी कक्षा प्रक्रियाओं का प्रबंधन सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक है। पेडागोजी के बहुत से सवाल यहीं से निकलते हैं। तो चलिए इस मिशन को शुरू करते हैं। ठीक है, मिशन स्वीकार है, लेकिन मेरा पहला सवाल ये है, क्लासरूम मैनेजमेंट इतना बड़ा शब्द क्यों है? क्या इसका मतलब सिर्फ बच्चों को चुप कराना नहीं होता? असल में एक सामान्य क्लासरूम में दिक्कतें आती क्या-क्या हैं? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। मैनेजमेंट का मतलब बच्चों को कंट्रोल करना नहीं है। सोचो, एक सामान्य क्लासरूम की सच्चाई क्या है? बच्चे शोर कर रहे हैं, कुछ बच्चे पीछे बैठे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, कोई बच्चा सवाल पूछने से डर रहा है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं डांट ना पड़ जाए। ये सब एक उलझे हुए धागे के गोले की तरह है। हमारा काम उस धागे को खींचकर तोड़ना नहीं, बल्कि उसे सलीके से सुलझाना है। उलझे हुए धागे को सुलझाना, वाह, अच्छी एनालॉजी है। तो हमारा लक्ष्य क्या है सुलझे हुए धागे के साथ? हमारा लक्ष्य है एक ऐसा व्यवस्थित माहौल बनाना जहां हम पहले से योजना मतलब प्लान बना सकें, प्रक्रियाओं पर नियंत्रण या कंट्रोल रख सकें और सबसे जरूरी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुगम मतलब फैसिलिटेट बना सकें, ताकि हर बच्चा सीख पाए। एग्जैक्टली। इस उलझे हुए धागे को सुलझाकर एक सुंदर और व्यवस्थित आकार देना ही प्रबंधन कौशल है। समझ गई। तो मतलब मैनेजमेंट का काम सिर्फ बच्चों को चुप कराना नहीं, बल्कि सीखने के रास्ते की रुकावटों को हटाना है। इससे मुझे याद आया, क्या हम क्लासरूम को भी इसी आधार पर बांट सकते हैं, जैसे एक अच्छी और एक बुरी क्लास? हाँ बिल्कुल। अकादमिक नजरिए से समझने के लिए हम इन्हें 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ओके। पहली है निष्क्रिय मतलब डिसफंक्शनल क्लास। ये वो जगह है जहां पूरी तरह अराजकता है। टीचर का सारा समय और ऊर्जा बच्चों को शांत करने में ही चली जाती है और सीखना तो लगभग होता ही नहीं है। नामुमकिन होता है। हाँ, मैंने देखी हैं ऐसी क्लासें। दूसरी कौन सी है? दूसरी है पर्याप्त, जिसे एडिक्वेट कहते हैं। यहाँ बच्चे अपनी सीटों पर बैठे तो हैं, पर टीचर को शांति बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। ध्यान सिखाने से ज्यादा शांति बनाए रखने पर होता है। और तीसरी, जो हमारा लक्ष्य है, वो है व्यवस्थित या ऑर्डरली क्लास। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। इसमें क्या पेंच है? व्यवस्थित तो अच्छा ही होता है। इसके 2 प्रकार हैं। एक है कठोर या रिस्ट्रिक्टिव। मैंने ऐसी क्लासें देखी हैं जहां पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, लेकिन वो शांति डर से आती है। बच्चे चुप तो रहते हैं, पर उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं होता। हाँ, वो बस नियमों का पालन कर रहे होते हैं। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है दूसरा प्रकार, समर्थकारी। समर्थकारी यानी इनेबलिंग एनवायरनमेंट, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसमें क्या खास होता है? एक समर्थकारी क्लासरूम में बच्चे व्यस्त रहते हैं, आपस में सीखते हैं, सवाल पूछते हैं और सबसे जरूरी, गलतियां करने से डरते नहीं। यहाँ शांति होती है, पर वो डर की नहीं, बल्कि काम में मग्न होने की शांति होती है। ठीक है, तो हमारे क्लासरूम डिजाइन का पहला लक्ष्य तय हो गया, एक समर्थकारी माहौल बनाना। तो इसकी नींव कहाँ से रखें? क्या अच्छी बिल्डिंग और फैंसी फर्नीचर से? शुरुआत वहीं से होगी, पर वो सिर्फ नींव का एक हिस्सा है। इसके 2 पहलू हैं। पहला है भौतिक पक्ष, मतलब फिजिकल एस्पेक्ट, जिसे हम देख और छू सकते हैं। हाँ, जैसे दीवारें बाल सुलभ हों, उन पर बच्चों के बनाए चित्र या चार्ट्स लगे हों, और ये चार्ट्स बच्चों की आंखों के स्तर पर हों, ना कि इतनी ऊपर कि उन्हें गर्दन उठाकर देखना पड़े। हाँ, ये छोटी सी बात बहुत फर्क डालती है। और सजावट? सजावट सुरक्षित हो, कमरा हवादार हो और रोशनी अच्छी हो। साफ सफाई बहुत जरूरी है, और इसमें बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। इससे बच्चों में अपनेपन की भावना आती है कि ये हमारी क्लास है। ठीक है, तो क्लास की दीवारें, चार्ट, साफ सफाई, ये सब तो हो गया, लेकिन मैंने महसूस किया है कि सबसे सुंदर क्लासरूम भी ठंडा और बेजान लग सकता है अगर बच्चों और टीचर के बीच का रिश्ता ठीक ना हो। असली जादू तो उस मानवीय पहलू में ही है ना? तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा और सबसे जरूरी पहलू है मानवीय और भयमुक्त वातावरण, ह्यूमन एंड फियर फ्री एनवायरनमेंट। क्लास की असली जान यही है।
तो एक शिक्षक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे ये माहौल बन सके, इसे समझने के लिए डूज और डोंट्स की लिस्ट बनाते हैं। क्या करें? मतलब डूज, सबसे पहले जिसे हम कहते हैं सुखद दृढ़ता। सुखद दृढ़ता, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसे हम प्यार वाली सख्ती कह सकते हैं। मतलब नियम तो नियम है, उनसे कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन बच्चों को डांट कर या गुस्सा करके नहीं, बल्कि सम्मान से उन नियमों का पालन करवाना है। अच्छा, और? समूह गतिविधियों और सहयोग यानी कॉपरेशन को बढ़ावा देना है। अब आते हैं डोंट्स पर, जो शायद ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? कभी भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करें, किसी भी आधार पर बच्चों में भेदभाव ना करें, और सबसे बड़ा डोंट, बच्चों की आपस में तुलना कभी ना करें। कि देखो वो तुमसे कितना अच्छा काम करती है। हाँ, ये कहना बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। इससे हर हाल में बचना है। ठीक है, तो हमारे क्लासरूम की नींव और दीवारें तैयार हैं। अब इसके अंदर की गतिविधियों को मैनेज करते हैं। क्लास में तो हर बच्चा अलग रफ्तार से सीखता है, तो व्यक्तिगत और समूह में सीखने को एक साथ कैसे मैनेज करें? ये एक बहुत व्यवहारिक सवाल है। इसके लिए हमारे पास दो मुख्य रणनीतियां हैं। पहली है व्यक्तिगत अधिगम, मतलब इंडिविजुअल लर्निंग। सेल्फ बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं इसे। हाँ, इसके लिए हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर की मदद से सिखाने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ शिक्षक की भूमिका बदल जाती है। उसे हर बच्चे पर नजर रखनी होती है और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद और फीडबैक देना होता है। लक्ष्य है छात्र को आत्मनिर्भर बनाना। और दूसरी रणनीति? ग्रुप लर्निंग। बिल्कुल, दूसरी है समूह अधिगम या ग्रुप लर्निंग। वाइगोत्स्की ने भी कहा है कि बच्चे समाज में और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। एक आदर्श समूह 4 से 6 बच्चों का होना चाहिए। उन्हें अलग अलग भूमिकाएं भी दे सकते हैं ना, जैसे कोई लीडर, कोई रिकॉर्डर। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ शिक्षक एक सुगमकर्ता, एक फैसिलिटेटर बन जाता है, जो सिर्फ ज्ञान देता नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। ग्रुप बनाना तो ठीक है, पर ग्रुप बनाने का सही तरीका क्या है? क्या हम बस बच्चों से कह दें कि अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना लो? क्योंकि ऐसा करने पर तो वो काम कम और बातें ज्यादा करेंगे। बिल्कुल सही चिंता है तुम्हारी, और डीएसएसपी परीक्षा में यहीं से सवाल बनता है। समूह बनाने की 4 मुख्य रणनीतियां हैं। पहली है क्षमता आधारित या एबिलिटी ग्रुपिंग। मतलब होशियार बच्चों का एक ग्रुप, औसत का दूसरा। हाँ, इसका फायदा है कि काम उनकी क्षमता के अनुसार दे सकते हैं, पर बड़ा नुकसान है लेबलिंग का खतरा। बच्चे खुद को कमजोर या होशियार का ठप्पा लगा लेते हैं। ये तो बहुत बुरा है। दूसरी और तीसरी क्या है? दूसरी है रुचि आधारित, यह मतलब इंटरेस्ट ग्रुपिंग, और तीसरी है पसंद आधारित या चॉइस ग्रुपिंग, यानी बच्चे अपने दोस्तों को चुनते हैं। हाँ, इसमें तो पक्का काम की जगह गपशप ही ज्यादा होगी। बिल्कुल होती है। तो फिर सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? चौथा तरीका। हाँ, चौथा और सबसे अनुशंसित तरीका है यादृच्छिक या मिश्रित ग्रुपिंग, रैंडम या हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग। इसमें हम अलग अलग क्षमता, रुचि और बैकग्राउंड वाले बच्चों को मिलाकर एक ग्रुप बनाते हैं। सर, ये जो अपनी मिश्रित मतलब हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग बताई, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असलियत में ऐसा नहीं होता कि जो तेज सीखने वाला बच्चा है वो सारा काम कर देता है और बाकी बस बैठ के देखते हैं? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और यही वो जगह है जहां शिक्षक की भूमिका एक मैनेजर के तौर पर सामने आती है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप ग्रुप में हर सदस्य को एक खास भूमिका दें। एक बच्चा जानकारी इकट्ठा करेगा, दूसरा उसे लिखेगा, तीसरा उसे प्रस्तुत करेगा। जब हर किसी की जिम्मेदारी तय होगी तो कोई एक सब पर हावी नहीं हो पाएगा। अच्छा। और इससे सहकर्मी शिक्षण यानी पीयर ट्यूटरिंग को असली बढ़ावा मिलता है। परीक्षा के लिहाज से हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग ही सबसे सकारात्मक विकल्प है। ओके, मतलब ग्रुपिंग का तरीका बहुत सोच समझ कर चुनना होगा। अब हम क्लास में समय और बैठने की व्यवस्था पर आते हैं। क्या इनके लिए भी कोई नियम है? आरटीई एक्ट इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, आरटीई अधिनियम 2009 समय के बारे में बहुत स्पष्ट निर्देश देता है। ये आंकड़े सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या है वो? कक्षा 1 से 5 के लिए साल में 800 शिक्षण घंटे और कक्षा 6 से 8 के लिए 1000 शिक्षण घंटे, और शिक्षक के लिए हर हफ्ते न्यूनतम 45 घंटे। लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, संलग्न समय का। संलग्न समय, एंगेज टाइम, ये क्या होता है? ये वो समय है जब बच्चा सच में सीखने की प्रक्रिया में डूबा हुआ हो, सिर्फ शारीरिक रूप से क्लास में ना बैठा हो। एक 40 मिनट की क्लास में हो सकता है कि एंगेज टाइम सिर्फ 20 मिनट का ही हो।
हमारा लक्ष्य इसी समय को बढ़ाना है। और बैठने की व्यवस्था क्या हमेशा पंक्तियों में बिठाना ही सही है? बिल्कुल नहीं। बैठने की व्यवस्था हमेशा गतिविधि आधारित मतलब एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। जैसे अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तो पंक्तियां यानी रोज ठीक हैं। अगर कुछ डेमो करके दिखाना है तो यू आकार, यू शेप सबसे अच्छा है। समूह चर्चा के लिए छोटे गोले, स्मॉल सर्कल्स। और वाद विवाद के लिए आमने सामने। बिल्कुल, व्यवस्था लचीली होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दो सबसे मुश्किल चीजों पर, बच्चों को प्रेरित करना और अनुशासन बनाए रखना। ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग? ये दोनों जुड़े हुए हैं पर अलग हैं। ये हमारे क्लासरूम डिजाइन का दिल है। पहले अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन को समझते हैं। ये दो तरह की होती है। आंतरिक और बाहरी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। हाँ, आंतरिक वो है जो बच्चे के अंदर से आती है, उसकी जिज्ञासा, कुछ नया करने का आनंद। ये एक पौधे की जड़ों की तरह है। और बाहरी वो है जो बाहर से मिलती है, जैसे नंबर, इनाम या तारीफ। ये ऊपर से डाले जाने वाले पानी की तरह है। तो हमें जड़ों पर काम करना चाहिए, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा पर। लेकिन वो कैसे करें? बिल्कुल, इसका सबसे अच्छा तरीका है एक सुरक्षित माहौल बनाना जहां असफलता को सीखने का हिस्सा माना जाए। जब बच्चे को पता हो कि गलती करने पर उसे डांट नहीं पड़ेगी तो वो नई चीजें आजमाने के लिए अंदर से प्रेरित होता है। और अनुशासन का क्या? क्या सजा देना अनुशासन है? यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। सजा बाहर से थोपी जाती है और डर पर काम करती है। जिस दिन डर खत्म, सजा का असर खत्म। हाँ, अनुशासन अंदर से आता है और समझ पर काम करता है। असली अनुशासन है आत्मानुशासन, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। तो इसे क्लास में कैसे लाएं? इसका सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को रोचक और चुनौतीपूर्ण कामों में व्यस्त रखना। द बेस्ट डिसिप्लिन इज इनविजिबल डिसिप्लिन। जब बच्चा अपने काम में डूबा होता है तो अनुशासनहीनता की गुंजाइश ही नहीं रहती। और नियम? क्लास के नियम हमेशा बच्चों से बात करके लोकतांत्रिक तरीके से बनाने चाहिए। जब उन्हें लगेगा कि ये उनके नियम है तो वे खुद उनका पालन करेंगे। बहुत बढ़िया। अब आखिरी सवाल, हमारे इस क्लासरूम डिजाइन को कानूनी तौर पर कौन सी बातें सुरक्षित करती हैं? मेरा मतलब है आरटीई एक्ट 29 में एक शिक्षक की भूमिका को लेकर क्या मुख्य बातें हैं? आरटीई एक्ट में शिक्षक के लिए 3 धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली है धारा 24, मतलब ड्यूटीज। ये शिक्षक के कर्तव्य बताती हैं, जैसे समय पर स्कूल आना, पाठ्यक्रम पूरा करना, पीटीएम करना। दूसरी है धारा 29, करिकुलम पर। ये कहती है कि पाठ्यक्रम रटंत विद्या पर नहीं बल्कि बच्चे के सर्वांगीण विकास और गतिविधि द्वारा सीखने पर आधारित होना चाहिए और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। और सबसे जरूरी धारा 17 है ना? हाँ, तीसरी और सबसे जरूरी है धारा 17, बैन। ये किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न देने पर सख्त रोक लगाती है। ये एक दंडनीय अपराध है। ये हमारे भयमुक्त वातावरण की कानूनी गारंटी है। चलो, अब परीक्षा के लिए अपने इस क्लासरूम डिजाइन के ब्लूप्रिंट को जल्दी से दोहराते हैं। हाँ, एक क्विक रिवीजन। हमारे डिजाइन का लक्ष्य क्या है? समर्थकारी वातावरण, इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ग्रुप बनाने का सबसे अच्छा तरीका, मिश्रित या हेट्रोजीनियस। बैठने की व्यवस्था कैसी होगी? गतिविधि आधारित और लचीली। और अनुशासन का असली मतलब? डर नहीं बल्कि आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। शानदार। और कानूनी सुरक्षा कवच? आरटीई की 3 धाराएं, धारा 24, धारा 29 और धारा 17। ये वो बिंदु हैं जिनसे सीधे सीधे परीक्षा में सवाल बनते हैं। ये तो बिल्कुल साफ हो गया। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक शिक्षक बनने का पूरा रोड मैप है। बिल्कुल। और याद रखें, ये सब सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो यही सिद्धांत आपको एक बेहतरीन क्लासरूम बनाने और बच्चों के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करेंगे। इसलिए इन्हें रटने की नहीं बल्कि गहराई से समझने की कोशिश करें। That's all for this concept. अगर आपको ये उपयोगी लगा तो एजुकेशन स्कॉलर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में कॉन्सेप्ट क्लियर लिखें और अगली परीक्षा उपयोगी चर्चा के लिए जुड़े रहें।